नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि कल की वीडियो में हमने संघात्मक व्यवस्था संघवाद के बारे में पढ़ा था कि भारतीय संघवाद का स्वरूप विशिष्ट है, विशिष्ट क्यों है, या संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था में क्या मूलभूत अंतर है। जो 4 मूलभूत लक्षण हमने पढ़े थे संघात्मक व्यवस्था के, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसी का अगला पार्ट जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध आपने भी पढ़े होंगे आज से पहले कहीं ना कहीं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इससे पहले आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 245 में क्या है, 246 में क्या है, 250 में क्या है, ये चीजें आपने पढ़ी होगी। लेकिन आज हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। आज हम क्या करेंगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अपनी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बाकी आर्टिकल तो आप खुद भी याद कर सकते हो। सेंटर स्टेट रिलेशन की जब भी बात आती है ना दोस्त, इसको हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड करके हम इसको पढ़ते हैं। पहला जो आता है वो आपका विधायी संबंध आता है, ठीक है। दूसरा आप क्या पढ़ते हो, प्रशासनिक संबंध को पढ़ते हो। और तीसरा आप कौन से संबंधों को पढ़ते हो, केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों को पढ़ते हो। तो आज की इस वीडियो में हम विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगली वीडियो में हम केंद्र राज्य मध्य के संबंध, जो वित्तीय संबंध, जो वित्तीय रिलेशन होता है, फाइनेंशियल जो रिलेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले सेंटर स्टेट रिलेशन की। तो भारतीय संविधान के भाग 11 में इसका क्या मिलता है, हमें वर्णन मिलता है। तो बात करते हैं कौन कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। जो आपके विधायी संबंध है वो आपका आता है संविधान का भाग 11, ठीक है। पेन पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। संविधान का भाग 11, भाग 11 में आगे इसको डिवाइड किया है अध्याय 1। संविधान में ऐसा है, भाग 11 अध्याय 1 आर्टिकल है आपके 245 से लेकर 255, ठीक है। संविधान का भाग 11 अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक में केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी संबंध है उनका वर्णन किया गया है। फिर आते हैं हमारे प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध भाग 11 के अध्याय 2 में मिलते हैं। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल मिलते हैं 256 से लेकर आपके 263 तक, ठीक है। 256 से लेकर 263 तक हमें ये मिलते हैं। फिर आता है वित्तीय संबंध की बारी, ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशन। ये भाग 11 में नहीं आते। जो पहले हमने पढ़े विधायी और प्रशासनिक की, प्रशासनिक मैंने जो बताया वो हमारे भाग 11 में पढ़ते हैं। लेकिन वित्तीय संबंध कहाँ पे पड़ता है, ये आता है भाग 12 में। अब आपको याद आ रही होगी संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 300A, वो यहीं पे है संपत्ति के अधिकार में। तो ये आता है हमारा भाग 12 में। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक, ठीक है। ये यहाँ तक हमारे क्या आते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन। कहाँ से चले, 245 से लेकर चले 293 तक चले। समझ गए, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। अब सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, विधायी संबंध के बारे में अब पढ़ेंगे। विधायी संबंध, जब भी बात करेंगे विधायी संबंध की, आर्टिकल हम, जैसे मैंने बताया, आर्टिकल हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। हम सीधा पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। विधायी संबंध जब पढ़ेंगे इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो क्षेत्रीय आधार पे, दूसरा विषय के आधार पे। क्षेत्र के आधार पे, विषय के आधार पे। क्षेत्र के आधार में हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्र के आधार में हम पढ़ेंगे कि संघ का जो कानून है वो किस क्षेत्र तक या किस क्षेत्रफल में, किस सीमा तक जो है लागू होगा। राज्य का कानून, जो राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं, वो किस क्षेत्रफल तक लागू होंगे। ये हमें क्या मिलते हैं, विधायी संबंध। विधायी मतलब कि कानून बनाने की शक्ति, ठीक है। चलिए देखते हैं क्षेत्र के आधार पे। सबसे पहले अब पढ़ते हैं क्षेत्र के आधार पे केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। संघ का कानून, संघ के कानून की बात करें, यानी कि संघ का कानून मतलब संसद का कानून। संसद के कानून की बात करें तो संसद का कानून क्या होता है, संपूर्ण भारत पर लागू होता है। संपूर्ण भारत पर क्या होता है, संघ का कानून लागू होता है। फिर राज्य विधानमंडल के कानून की बात करें, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। राज्य विधानमंडल का कानून केवल उसी राज्य तक सीमित होता है, केवल राज्य तक। ऐसा नहीं है कि एचपी का जो कानून है वो पंजाब में लागू होगा ना। मतलब जो एचपी का है, एचपी का जो नियम बने हैं, एचपी में बने हैं, वो हिमाचल प्रदेश में ही लागू होंगे। बाकी पंजाब में जो अपने बने हैं वो वहां पे लागू होंगे।
फिर यहाँ पे नोट लिखा गया है, संसद के पास राज्य क्षेत्रातीत विधायन की शक्ति है। ये टर्म में भी आप लोगों के लिए नहीं है, राज्य क्षेत्रातीत विधायन ये क्या होता है? चलिए, लाइव वीडियो है नहीं, मैं पूछ नहीं सकता, फिर भी मैं बता रहा हूँ। इसका अर्थ ये है कि चलिए सबसे पहले समझिए कि राज्य क्षेत्रातीत विधायन की शक्ति किसके पास है। ये कह रहा है कि संसद के पास राज्य क्षेत्रातीत विधायन की शक्ति है। तो राज्य क्षेत्रातीत विधायन की शक्ति से हमारा मतलब क्या है, हमारा तात्पर्य क्या है? तो इससे हमारा तात्पर्य है कि भारत के बाहर रहने वाला नागरिक, कौन सा नागरिक? भारतीय नागरिक, ठीक है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक पे संसद का कानून लागू होगा, राज्य विधानमंडल का कानून नहीं होगा। तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक पर संसद का कानून लागू होता है, उसे क्या कहते हैं हम? राज्य क्षेत्रातीत विधायन की शक्ति कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं विषय के आधार पे विधायी संबंध, ठीक है। विषय के आधार पे विषय आपने पढ़े होंगे, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, वही हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले क्या लिख लीजिएगा ऊपर, जैसे ना आप एक, जिसे कहते हैं हम हिंदी में सारणी, सारणी बनाइएगा, सूची लिख दीजिए। उसके बाद विधि निर्माण की शक्ति लिख दीजिएगा। चलिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ विधि निर्माण, ताकि आगे चलिए विषय लिखने हो तो विषय आप लिख सकते हैं। सूची में सबसे पहले हमारी सूची कौन सी सूची आती है? संघ सूची, राज्य सूची, तीसरी आपको पता है संवर्ती सूची। ये 3 सूची हमारी आती है। फिर विधि निर्माण की शक्ति लिखिए, जो आपकी संघ सूची है, संघ सूची पे आपको भी पता है कानून बनाने की, विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। राज्य सूची पे किसके पास है? राज्य के पास है। और संवर्ती सूची पे कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? दोनों के पास है। दोनों में इंटू से संघ सूची और माफ कीजिएगा राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार के पास। इसकी बात करें जो, क्योंकि इनकी संख्या जो है संशोधन के अनुसार बढ़ती है घटती है, लेकिन जो मूल संविधान में थे उनके आप लिख लीजिएगा। जो संघ सूची में विषय थे वो थे आपके 97, उसके बाद राज्य सूची में 66 और 47 थे हमारे संवर्ती सूची में। ये मूल संविधान में थे। इनके विषयों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। ये संसद समय समय पर इसमें परिवर्तन करती रहती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात आती है कि अगर मान लीजिए संवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको? मानना क्या है, संवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास है। ऐसे में किसी ऐसे विषय पे राज्य विधानमंडल ने भी कानून बना दिया, संसद ने भी कानून बना लिया, तो ऐसे में दोनों के कानूनों में क्या होता है? विवाद उत्पन्न हो जाता है। संविधान कहता है कि ठीक है भाई, अगर विवाद हो गया तो जो संसद ने कानून बनाया है संवर्ती सूची पे वो लागू होगा, ठीक है, वो लागू होगा। यहाँ तक सबने पढ़ रखा है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, ठीक है, अपवाद। अपवाद क्या है? अपवाद मतलब कि जैसे मैंने बताया संवर्ती सूची के विषय पे राज्य के कानून और संघ के कानून में मतभेद होता है, संघ का कानून लागू होगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है कि दोनों में विवाद हो जाए तो राज्य का कानून मान्य होगा। वो स्थिति लाइव वीडियो में पूछ सकते थे। चलिए वो स्थिति ये है कि मान लीजिए किसी विषय पे राज्य विधानमंडल और संसद के कानून के मध्य में विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे में क्या करेगा राज्यपाल? अगर राज्यपाल उस राज्य विधानमंडल के कानून को राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए रख देता है। किसकी सिफारिश के लिए? राज्यपाल ने रखा राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए। अब राष्ट्रपति अगर उस विधेयक को सहमति दे दे तो उस विषय पे राज्य का कानून लागू होगा। ये अपवाद है, सुन लीजिएगा। अगर राज्य विधानमंडल और संसद संवर्ती सूची के किसी विषय पे दोनों कानून बनाती हैं, विवाद उत्पन्न होता है, राज्यपाल क्या करता है? राज्य विधानमंडल के कानून को राष्ट्रपति की सहमति के लिए रख देता है। राष्ट्रपति उसे पारित कर दे तो राज्य विधानमंडल का कानून संवर्ती सूची के उस पर्टिकुलर विषय पे चलेगा। फिर यहीं पे एक और बात हमारी आती है, कुछ ऐसे विषय अवशिष्ट शक्ति है ना, पढ़ा होगा अपने आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी वो संसद में निहित होंगी। अवशिष्ट शक्तियां मतलब कि जिनका वर्णन इन तीनों सूचियों में नहीं है, जो इन तीनों सूचियों में विषय नहीं है, कोई ऐसा विषय हमारे सामने आ जाता तो उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको होगी? वो होगी हमारी संसद को। आई होप इतना समझ गए होंगे।
अ, ठीक है, विधायी संबंध हम पढ़ रहे हैं केंद्र और राज्य के बीच का। फिर विधायी संबंध में ही एक ये चीज भी आती है कि संसद 5 परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 5 विषयों पे राज्य सूची के माफ कीजिएगा राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है। वो कौन कौन से हैं? यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। मतलब चलिए कि राज्यसभा में राज्यसभा क्या करती है? 2/3 सदस्य से एक प्रस्ताव पारित करती है कि संसद संवर्ती सूची के माफ कीजिएगा संसद राज्य सूची के इस विषय पर कानून बनाए। तो संसद क्या करेगी? जब प्रस्ताव पारित हो जाता है, संसद क्या करेगी? उस जो आपका प्रस्ताव है, वो जो विषय है राज्य सूची का, उस पे कानून बनाएगी। तो ये आपका संविधान का आर्टिकल 249 क्या करता है? ये शक्ति देता है 249। ठीक है, ये अनुच्छेद याद रख लीजिएगा पूरे ना, जो जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 249 में ये कहा गया है। फिर दूसरा पढ़ लीजिएगा, 5 परिस्थितियां हैं जिसमें राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है। पहला आर्टिकल 249 में एक्सप्लेन है। दूसरा कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो, मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रीय आपात की घोषणा है, तो संसद क्या करेगी? राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। ये आपका क्या कहते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल 250 में ये शक्ति दी गई है। आर्टिकल 250 में ये शक्ति दी गई है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो 350 माफ कीजिएगा 356 में है। नहीं, शक्ति कहाँ से मिल रही है? 250 से। फिर तीसरा है 2 या अधिक राज्यों के द्वारा अनुरोध किए जाने पर। मान लीजिए 2 या अधिक राज्य क्या करते हैं? संसद से अनुरोध करते हैं और अपने राज्य विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करते हैं कि इस विषय पे आप क्या कीजिएगा, संसद ही कानून बनाए। तो ऐसे में क्या किया जाएगा? संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। संविधान का आर्टिकल 252 क्या करता है? यह प्रावधान करता है। ठीक है, 3 परिस्थितियां हमने पढ़ ली। अब चौथी परिस्थिति को पढ़ लेते हैं, किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते की शर्तों को पूरा करने की। ठीक है, मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री विदेश चला जाता है और क्या किसी मतलब मान लीजिए फैक्ट्री लगाने के लिए वहां पे कहीं पे अंतरराष्ट्रीय संधि पे हस्ताक्षर कर देता है और फैक्ट्री लगानी है बिहार में। ऐसे में बिहार की सरकार बोलेगी कि हम क्या करेंगे, फैक्ट्री लगाने के लिए जगह नहीं देंगे, हमसे पूछा नहीं गया है। तो ऐसे में क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए क्या कर सकती है? संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। ठीक है, फिर लास्ट है कि जब किसी प्रांत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ये 5 स्थितियां पढ़ लीजिएगा, आसान है। ये लास्ट वाली तो आपने पढ़ रखी है कि राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो समस्त शक्तियां जो है किसके पास चली जाती है? संसद के पास चली जाती है। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। किसी को यहाँ तक डाउट नहीं है? डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बोल सकते हैं। तो अब बारी आती है प्रशासनिक संबंध की। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि केंद्र और राज्य के मध्य संबंध अगर हमें ज्ञात करना है तो 3 तरीके से हम कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं। पहला विधायी संबंध, फिर दूसरा प्रशासनिक आता है, तीसरा वित्तीय आता है। तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध की अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसको भी हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, जिस तरह से विधायी संबंध को पढ़ा था, क्षेत्र के आधार पे और विषय के आधार पे। ठीक है, क्षेत्र के आधार पे जो सेंटर होगा, जो संघ होगा, केंद्र होगा, इनकी प्रशासनिक शक्तियों का जो निर्वहन किया जाएगा वो संघ के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। संघ के अधिकारियों के द्वारा संघ की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं उनको लागू किया जाएगा। फिर आता है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल की प्रशासनिक शक्तियों का जो निर्वहन किया जाएगा, जो लागू की जाएंगी, वो राज्य के प्रशासकों के तहत की जाएंगी। ये थोड़ा सा है कि जो सेंटर पे होगा वो सेंटर के जो वहाँ पे ऑफिसर होंगे उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। जो स्टेट के स्टेट ऑफिसर्स के द्वारा किया जाएगा, राज्य प्रशासकों के द्वारा किया जाएगा। अब हमारा लास्ट बचता है विषय के आधार की संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वो भी यहीं आ जाएगी।
इन चीज़ों को बाद में पढ़िएगा, पहले सुन लीजिएगा विषय के आधार पे कि संघ सूची के विषयों पे या संघ का जो विषय है, संघ के जितने भी विषय हैं उन पे कानून लागू करेगा संघ के द्वारा चलाए, माफ कीजिएगा, संघ के जो प्रशासक है उनके द्वारा, संघ के नियुक्त प्रशासकों के द्वारा संघ का शासन चलाया जाएगा। फिर आता है राज्य। राज्य सूची के विषयों का जो संचालन किया जाएगा वो राज्य के प्रशासकों द्वारा किया जाएगा। राज्य प्रशासक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राज्य प्रशासकों के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो आपका संवर्ती सूची है, संवर्ती सूची के विषयों पे कौन कानून बनाएगा बताइएगा सर। कानून नहीं, माफ कीजिएगा, कानून तो केंद्र और राज्य बनाएंगे, लेकिन शक्ति किसके पास होगी? संघ सूची पे संघ के प्रशासक हो गए, राज्य सूची पे राज्य के प्रशासक हो गए। अब बात करते हैं संवर्ती सूची। संवर्ती सूची पे कौन से प्रशासक होंगे? केंद्र के, राज्य के, कौन से? तो जो संवर्ती सूची में दिए गए विषयों की शक्तियों का निर्वहन किया जाता है वो किया जाता है राज्य के प्रशासकों के द्वारा। ठीक है, राज्य प्रशासक। ये थोड़ा समझने वाला था। ऊपर के दो तो चलो आपने में भी पढ़े होंगे, लेकिन ये संवर्ती वाला आपके लिए नया है। ठीक है, आगे बच गया। इसको मैं इरेज कर देता हूं। आई होप इतना समझ गए होंगे। चलिए, ये लास्ट इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये आपको लग जाएगा पता। केंद्र जो है, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। ठीक है, संघ कई मामलों में राज्यों को निर्देश दे सकता है कि आप ऐसा मत कीजिए या ऐसा कीजिए। वो कौन कौन से मामले हैं वो ये हैं। पहला तो आपका ये है कि केंद्र की प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में राज्य बाधा ना डाले, राष्ट्रीय और सैन्य महत्व की संरचनाओं की क्या करे, रक्षा करे, रेलवे की सुरक्षा का निर्देश इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल है, सबने पढ़ रखा है। लेकिन असली जो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो पिक्चर अब आने वाली है। ठीक है, वो पिक्चर ये है, यदि ये निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, इत्यादि ऐसे निर्देश दिए गए हैं, अगर अगर क्या हो कि राज्य विधानमंडल जो है केंद्र के इन निर्देशों को मानने से इनकार कर दे तो क्या होगा? एक अनुच्छेद ऐसा भी है, ठीक है, 356 को छोड़ के एक अनुच्छेद ऐसा भी है जिसके आधार पे आपात, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। बताइएगा, राष्ट्रीय आपात नहीं मतलब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, यदि सिंपल से मैं बता दूं, यदि राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों को मानने से इनकार कर देती है तो ऐसे में अनुच्छेद 365 के तहत वह उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी। इसकी विफलता मानी जाएगी, संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी आर्टिकल 365 के तहत। और राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत वहां पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। सिंपल सी, अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों को मानने से इनकार कर देती है तो आर्टिकल 365 के तहत उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी और राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 356 का यूज करके राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। बाकी आज हमने केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध पढ़े, विधायी संबंध पढ़े। बाकी जो आपके वित्तीय संबंध पढ़ते हैं, 101वां जो आपका संवैधानिक संशोधन था जीएसटी, वो हम वित्तीय संबंधों में पढ़ेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर और क्या कहें यार, कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप ज्वाइन कीजिएगा। कुछ भी अगर डाउट रहते हैं आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में जो रहेगी केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।